वर्ष की कक्षा में विद्यार्थियों, आपका आज स्वागत है। आज मैं आपको क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम और इसको रोकने के उपाय बताऊंगी। क्षेत्रीयता की भावना जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। क्षेत्रीयता के कुछ दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिंता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। दूसरा, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य के बीच का संबंध कभी कभी अत्यंत कटु रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा सा झुक गई वही विवाद का विषय बन जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता। तीसरा, स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। क्षेत्रीयता का एक और दुष्परिणाम यह होता है कि उसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही क्षेत्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्नों को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, चाहे इनमें से कोई भी समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक। चौथा, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने का कारण बनती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयता का यह परिणाम जनकल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यंत घातक सिद्ध होता है। पांचवा, राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषारपात करती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक शासन तथा पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ज्योति बसु कहते हैं, समय बीतने के साथ साथ मैं भारतीयता को कमज़ोर होते हुए देख रहा हूँ। इस प्रकार की चिंता निराधार नहीं है तथा इस चिंता का अपना औचित्य है। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय। राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे नियंत्रित करना ही उचित है। इस संबंध में कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, केंद्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। दूसरा, सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। तीसरा, भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। चौथा, हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसके संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि
एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सकें। छठा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। सातवां, जहाँ तक संभव व व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर संगठन पर न पड़ता हो। आठवां, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसे अवसर पर कभी ना आए कि उन्हें एक दूसरे पर आक्रमण करने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोभाव वाले स्वार्थी नेता इस प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते हैं और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारों और विशेषकर केंद्रीय सरकार के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका कभी नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्रीयता की तुलना में भारतीयता के भाव को अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।